हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हम लास्ट की वीडियोस में वन शॉट रिवीजन कर चुके हैं मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 2 का, मॉड्यूल 3 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में, जिसका सब्जेक्ट कोड KAS 203T होता है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है वन शॉट रिवीजन के नाम से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के उस प्लेलिस्ट में इन सभी पांचों मॉड्यूल्स के वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन फॉर द मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, या सिंपली आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है उसको वन शॉट में हम कवर करने वाले हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक्स: लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, मिलनेस-थॉम्सन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और उनके जो वर्किंग रूल्स है क्वेश्चंस के वो जानेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करेंगे समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप जानते हैं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि 2 + i × 3 है ना, या 1 + i, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं जिसमें i इन्वॉल्व होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy के अगर फॉर्म में ले लें, यानी कि वेरिएबल फॉर्म में ले, x और y यहाँ पर वेरिएबल होंगे, और इसको हम z से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बनता है। तो कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की होती है z = x + iy, जिसको हम सिंपली एक पॉइंट कह सकते हैं xy पॉइंट। और यदि आप मोड निकालते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसका मॉडुलस होता है √ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, x यहाँ पर होता है रियल पार्ट z के लिए, और y यहाँ पर होता है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इमेजनरी पार्ट i के साथ वाला होता है। तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर का √ ले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का z का मॉडुलस निकल जाता है। फिर हम अगर z बार निकालें, इसका कॉन्जुगेट निकाले, तो x + iy z का अगर कॉन्जुगेट निकाले वो z बार से डिनोट होगा, और वो हो जाएगा हमारा x - iy, मतलब प्लस की जगह पर माइनस साइन आ जाता है कॉन्जुगेट में। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। पोलर फॉर्म, यदि हम इसमें x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रखें, तो z = हमारा बनता है r × cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमारी होती है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। यहाँ पर अगर मॉडुलस निकालते हैं, वही कंसेप्ट लगाते हैं √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मॉडुलस यहाँ पर z का बनकर आता है r। z बार निकालेंगे तो बीच में जो प्लस है वो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इस z के लिए कॉन्जुगेट। और अगर यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z निकालते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालते हैं, तो वो होता है थीटा, जिसको हम निकालते हैं tan इनवर्स y/x के फॉर्मूले से। ठीक है, y/x जो कि हमने ऊपर कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा है, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट ऑफ z होता है, ये पोलर फॉर्म में होगा। फिर बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, z = r e⁻⁴ ये जो फॉर्मूला है ऊपर पोलर फॉर्म में, इसको हम आइलर फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। e⁻⁴ होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा z = r e⁻⁴ ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। और यहाँ पर भी अगर मॉडुलस आप निकालेंगे तो मॉडुलस आपका वही होगा mod z = r, और अगर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे z बार तो वो होगा r × e⁻⁻i थीटा, प्लस की जगह पर एक माइनस आ जाता है कॉन्जुगेट में। तो ये तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर हम बात करते हैं जिस पर हम पूरा मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन को हम w से डिनोट करते हैं, w = fz से। और ये होता क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो u + iv एक रियल पार्ट होगा, u हमारा इस फंक्शन का रियल पार्ट है fz का, और v हमारा इसका इमेजनरी पार्ट है। और चूंकि z हमारा जो है वो x और y दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए ये जो fz फंक्शन हमने बनाया है ये भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन होगा, यानी कि u भी एक्स वाई का फंक्शन यहाँ पर बनेगा, और जो इमेजनरी पार्ट है v वो भी एक्स वाई का फंक्शन बनेगा।
तो ये जो हमारा फंक्शन होता है, जो इस तरीके से मैंने डिफाइन किया है w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी की फॉर्म में, ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारा कहलाता है। इसी पर हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसी की हम एनालिटिक फंक्शन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ इसी के लिए पढ़ने वाले हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इस फंक्शन के लिए लिमिट, है ना। इस फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। लिमिट में हम करते क्या है, कोई जेड तो हमारा फंक्शन में वेरिएबल है, जेड को हम किसी जेड नोट पॉइंट पर की तरफ अप्रोच कराएंगे और एफ जेड की लिमिट निकालेंगे, है ना। और वो लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए, एल के इक्वल आए। एल कोई भी नंबर हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, है ना। और ये जो लिमिट हम निकालेंगे ये हमारी एग्जिस्ट करे मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू दे, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये मेन बात है यहाँ पर, है ना। ये जो मैंने बताई है लास्ट में, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा किस पर डिपेंड करती है, पाथ पर। मतलब ये लिमिट हमेशा पाथ से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। किसी भी पाथ से आप जाओ, है ना, किसी भी पाथ से आप जाओ, सभी पाथ्स के लिए आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ऐसा हो गया कि किसी एक पाथ से गए आप, है ना, उससे आपको कुछ और वैल्यू मिली, किसी दूसरे पाथ से गए आप, उससे आपको कुछ और वैल्यू मिली, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी भी पाथ से जाने पर आपको सेम वैल्यू अगर मिलती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर अलग अलग पाथ्स पर अलग अलग लिमिट मिलती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। ये लिमिट का कंसेप्ट होता है। सेम तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट होता है। अगर हम इस लिमिट एल की जगह पर हम एफ जेड नोट कर देते हैं, मतलब जेड नोट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू, अगर एफ जेड नोट के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जेड नोट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन किस पर कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, जेड नोट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कहलाता है यदि फंक्शन की लिमिट एल की बजाय एफ जेड नोट के इक्वल हो जाए। ठीक है, और लिमिट यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। किसी भी पाथ से जाने पर आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। इन दोनों को लेकर के, लिमिट और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट लेकर के, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पाथ का कंसेप्ट भी अच्छे से पता लग जाएगा। एग्जांपल है हमारा, प्रूव डैट लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 जेड बार अपॉन जेड डज नॉट एग्जिस्ट। हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये जो लिमिट है जेड बार अपॉन जेड की, जेड टेंडिंग टू 0 करने पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये प्रूफ करना है, मतलब दो हम अलग अलग पाथ लेंगे और इसकी वैल्यू को निकालेंगे। पाथ कैसे लेते हैं वो मैंने वीडियोज़ में अपनी डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर हमें लिमिट निकालनी है एफ जेड की। एफ जेड है हमारा जेड बार अपॉन जेड, और जेड नोट जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालनी है वो 0 है। ठीक है, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नोट एफ जेड की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 जेड बार अपॉन जेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जेड जो पॉइंट होता है उसको हम एक्स वाई पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को हम 0 + 0i ओरिजिन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जेड बार हमारा होता है x - iy और जेड हमारा होता है x + iy। तो सबसे पहले हमें लिमिट को सॉल्व करते हुए हमें उसको एक्स वाई में कन्वर्ट करना होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम हम दे देंगे। अब हमें यहाँ पर कोई भी पाथ लेना है। पाथ को लेने के लिए आप y = mx ले सकते हैं, या y = x ले सकते हैं, y = x² ले सकते हैं, y = x⁻3। पाथ आप कुछ भी ले सकते हैं, x एक्सिस भी ले सकते हैं, y एक्सिस भी ले सकते हैं। ठीक है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी यदि किसी भी पाथ से जाने पर आपको सेम वैल्यू मिले। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पाथ लिया है सबसे पहले वो लिया है अलोंग y एक्सिस, है ना। अलोंग y एक्सिस का मतलब होगा हमें इस इक्वेशन 1 में x को 0 रखना होगा। यदि इक्वेशन 1 में हम x को 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट x को 0 रखने पर ऊपर मिलेगा -iy, नीचे मिलेगा आपको iy, और पूरा का पूरा लिमिट y में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट y की ही लगाएंगे बस खाली। y से iy कट जाएगा, -1 इसकी वैल्यू आएगी। तो हमने ये x एक्सिस के अलोंग निकाली। सेम तरीके से हम y एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं। y एक्सिस के अलोंग अगर निकालेंगे तो हमें हमने y एक्सिस के अलोंग निकाली है, x को 0 रखा था। अब हम x एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो y को 0 रखेंगे। यदि y को 0 रखते हैं इक्वेशन 1 में तो आपको मिलेगा x/x, और लिमिट चूंकि x में बदल गई तो x टेंडिंग टू 0, x से x कट जाएगा, डायरेक्ट आपको 1 वैल्यू मिलेगी। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। आपने एक पाथ लिया, आपको -1 लिमिट मिली, दूसरा पाथ लिया 1 लिमिट मिली।
यानी कि ये पाथ पर लिमिट डिपेंड करती है। पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर किसी भी पाथ से जाने पर सेम वैल्यू मिलती है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर अलग अलग पाथ से जाने पर अलग अलग वैल्यू मिलती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर इसमें करते हैं बात डिफरेंशिएबिलिटी की किसी पॉइंट पर एफ जेड के लिए, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड के लिए। डेफिनेशन सेम है कि एफ जेड अगर हमारा कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का, डिफाइन इन ए रीजन डी, जो किसी रीजन डी में डिफाइन है, देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नोट। तभी एफ जेड जो फंक्शन है जेड नोट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा इफ, यदि आप लिमिट निकाले जेड टेंडिंग टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये लिमिट आपको फाइंड करनी है, ये एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू दे, और साथ ही साथ में जो कि लिमिट आ गई है तो वो पाथ से भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और पाथ से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब वही, अगर आप किसी भी पाथ से जाते हैं आपको सेम वैल्यू मिलती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर अलग अलग पाथ से जाने पर आपको अलग अलग लिमिट मिलती है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे हम। फिर ये तो एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी है, इसको हम एफ डैश जेड नोट से भी डिनोट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। अब हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। ठीक है, कोई फंक्शन एनालिटिक कब कहलाएगा? लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड मतलब एक पॉइंट पर एक वैल्यू ये देगा इन ए डोमेन टी, किसी डोमेन डी में एफ जेड हमारा कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। देन एफ जेड सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नोट। अब जो एफ जेड फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक कहलाएगा किसी पॉइंट जेड नोट पर इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नोट बट ऑल्सो एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। ठीक है, फंक्शन जो है वो जेड नोट पर तो डिफरेंशिएबल हो ही, साथ ही साथ में अगर आप उस जेड नोट का कोई छोटा सा नेबरहुड बनाते हैं उस पर भी वो फंक्शन प्रत्येक पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई एफ जेड फंक्शन है तो वो हमारा जेड नोट पॉइंट पर एनालिटिक कहलाएगा। कब? यदि वो फंक्शन जेड नोट पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल हो, जेड नोट पॉइंट पर क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। साथ ही साथ में अगर आप इसका छोटा सा नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करें, नेबरहुड मतलब एक छोटा सा सर्किल इसके आसपास बनाए इस तरीके से, इस सर्किल के जितने भी पॉइंट होंगे, है ना, जो मैंने रेड कलर से दिखाया, इस सर्किल के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंटों पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर इस जेड नोट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ में जेड नोट के नेबरहुड पॉइंटों पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कोई बड़ा सर्किल नहीं बनाना है, वो छोटी सी रेडियस लेकर के 0.01, 0.02, 0.5, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी रेडियस लेकर के हमें सर्किल बनाना होता है। ज़्यादा बड़ा सर्किल ये नहीं बनाना होता है नेबरहुड के लिए, तो छोटा सा सर्किल बनाना है। उस सर्किल के जितने पॉइंट है अगर उन सब पर पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और जेड नोट पर भी डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी को एक्सटेंड करके ही एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बनी है। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। अब हम नेसेसरी कंडीशन पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के लिए। नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि अगर एफ जेड कोई फंक्शन है और वो एनालिटिक है, ठीक है, एफ जेड कोई फंक्शन है वो एनालिटिक है, मतलब किसी पॉइंट पर आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो नेबरहुड पॉइंटों पर भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। देन इट सेटिस्फाई कोची रीमान इक्वेशन। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा छोटा किया। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। कोची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमारी कोची रीमान इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन 100% सेटिस्फाई होगी। लेकिन इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। अगर कहीं पर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन एनालिटिक हो। ठीक है, इफ एफ जेड सेटिस्फाई कोची रीमान इक्वेशन देन एफ जेड मे और मे नॉट बी एनालिटिक। एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये जो मैंने दूसरा नोट आपको बताया है इसी का बेस्ड एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसका एक एग्जाम्पल मैं भी सॉल्व करके बताता हूँ।
जैसे कि क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि कोची रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती है ओरिजिन पर, लेकिन फंक्शन ओरिजिन पर एनालिटिक या डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर में, शो डैट द फंक्शन एफ जेड एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आई माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है कोची रीमान इक्वेशन तो ओरिजिन पर सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर। यानी कि हमें दो चीज़ें इस तरह के क्वेश्चन में करनी होती है। कोची रीमान इक्वेशन हमें ओरिजिन पर फाइंड करनी होती है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, जो कि पाथ वाला केस लेकर के हम करते हैं। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन आपको गिवन है एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आई माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि आप जानते हैं कि एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो यू प्लस आई वी के बराबर होती है। यू भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, इनको अलग अलग करके लिखेंगे, है ना। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस आई वाई क्यूब। तो यहाँ पर हम रियल पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक साथ लिख देते हैं, जो कि मैंने नीचे लिखा है। डिवाइड वाला पोर्शन इसके साथ में लिख देंगे, और जो आई वाला पार्ट है आई कॉमन लेकर के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा, उसको मैंने अलग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फंक्शन के लिए अलग किया, ताकि हम इजीली कंपैरिजन कर सकें। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रियल पार्ट से रियल पार्ट की कंपैरिजन करने पर ये u की वैल्यू होगी, इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन करने पर ये v की वैल्यू होगी। तो ऑन कंपेयरिंग हमने u(xy) की और v(xy) की वैल्यू फाइंड की। इतना काम करने पर सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि u और v निकालने होते हैं। फिर हमें कोची रीमान इक्वेशन ओरिजिन पर u v के लिए फाइंड करनी है। कोची रीमान इक्वेशन के लिए आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे जो आपको याद करने होते हैं। डेल u अपॉन डेल x का फॉर्मूला होता है ओरिजिन पर, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो u x जीरो माइनस u जीरो जीरो डिवाइड बाई x। ये हमारा ओरिजिन पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला होता है। सेम तरीके से आपका डेल यू अपॉन डेल वाई का होता है, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो u ऑफ जीरो वाई माइनस u ऑफ जीरो जीरो डिवाइड बाई y। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने u के लिए। सेम दो फॉर्मूले हमारे नीचे चलेंगे v के लिए। ये हमें चारों डेरिवेटिव निकालने होते हैं ओरिजिन पर कोची रीमान इक्वेशन चेक करने के लिए। अब इसको हम वैल्यूज इसमें रखेंगे। यू एक्स जीरो चाहिए। यू एक्स जीरो का मतलब जो हमारा यू फंक्शन है उसमें एक्स को तो एक्स ही रहने देंगे, लेकिन वाई को जीरो रख देंगे। एक्स को एक्स रहने दे, वाई को जीरो रखे, तो एक्स क्यूब तो ऊपर से मिलेगा, एक्स स्क्वायर नीचे से मिलेगा, काट करके आपको ये एक्स वैल्यू देगा, माइनस यू जीरो जीरो की वैल्यू एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो आपको ये जीरो वैल्यू देगा, और डिवाइड बाई एक्स। एक्स से एक्स कटेगा तो आपको ये डायरेक्ट वन लिमिट देगा। बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसको निकालने के लिए। फिर आप ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल सकते हो, जिसमें हमें यू जीरो वाई की वैल्यू चाहिए। यू जीरो वाई का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें हम एक्स को जीरो रखेंगे और वाई को वाई रहने देंगे। यदि इसमें एक्स को जीरो और वाई को वाई रहने देते हैं तो माइनस वाई क्यूब ऊपर से मिलेगा, नीचे से आपको वाई स्क्वायर मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आपको माइनस वाई मिलेगा। यू जीरो जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन वाई, वाई से वाई कटेगा, सॉल्व करके माइनस वन वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके निकाला है, सेम तरीके से डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई भी मैंने नीचे ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको वी वाला फंक्शन यूज़ करना होगा। तो चारों डेरिवेटिव निकाल के फिर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल है क्या? यस, दोनों की वैल्यू वन है, यानी कि एक कोची रीमान इक्वेशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हुई। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर है। दूसरी कोची रीमान इक्वेशन के देखने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो देख सकते हैं आपकी डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर है। तो यानी कि दूसरी कोची रीमान इक्वेशन भी हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो कोची रीमान इक्वेशन यहाँ पर ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो चुकी है, लिख सकते हैं देयरफॉर कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई एट द ओरिजिन। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे ओरिजिन पर। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जो डेफिनेशन मैंने ऊपर आपको बताई है वही डेफिनेशन हम यूज करेंगे। डेफिनेशन होती है लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट।
इसमें सबकी वैल्यू रखेंगे। जेड नोट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो जेड नोट की वैल्यू मैंने पुट की, जेड नोट की वैल्यू 0 मैंने यहाँ पर पुट की, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस 0। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। लिमिट सभी की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि जेड की वैल्यू भी पुट करनी है। जेड की वैल्यू हमारी एक्स प्लस आई वाई होती है। एफ जीरो की वैल्यू आपको गिवन है 0। एफ जेड की वैल्यू जो हमारी है वो रखेंगी। एफ जेड की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में दे रखी है, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब इंटू 1 माइनस आई, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब इंटू 1 माइनस आई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि हमने पूरी की पूरी लिमिट को एक्स वाई में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर जेड की जगह पर एक्स वाई पॉइंट लिख देंगे, 0 की जगह पर 0 0, ठीक है। तो ये सारी, इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो ये एक्स स्क्वायर इन प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ पर इजीली मिलेगा। अब हमें करना क्या है, इसमें पाथ लेना है। पाथ लेने के लिए आप कोई भी 2 डिफरेंट पाथ लेके देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगी, या फिर सिंपली आप y इक्वल टू एम एक्स पाथ ले सकते हैं। अगर इसमें हम y को एम एक्स रखते हैं, तो y को एम एक्स रखने पर आपको मिलेगा लिमिट y को एम एक्स रखने पर x की पावर 3 माइनस m की पावर 3 x की पावर 3 प्लस आई x की पावर 3 प्लस m की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। नीचे भी हम y को एम एक्स रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई इंटू एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्स क्यूब ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट देंगे, चूँकि पूरा की पूरी लिमिट आपकी इक्वेशन 2 की एक्स में बदल गई, तो एक्स टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। ऊपर से एक्स क्यूब और वाई क्यूब को कॉमन लेकर के काटेंगे, तो आपको ऊपर से मिलेगा 1 माइनस एम की पावर 3 प्लस आई इंटू 1 प्लस एम की पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 1 प्लस आई इंटू एम, ठीक है। तो ये हमें m की फॉर्म में लिमिट मिलेगी, यानी कि m की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो लिमिट कुछ और आएगी, m की वैल्यू 2 रखने पर लिमिट कुछ और आएगी, m की वैल्यू 3 रखने पर लिमिट कुछ और आएगी, है ना। यानी कि y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 3x, इन सभी पार्ट्स को कर ले, सब पार्ट्स पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी आपको। अगर अलग अलग वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये लिमिट m पर डिपेंड करती है, पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर अलग अलग वैल्यू आपको मिलती है, m की वैल्यू पर डिपेंड कर जाती है लिमिट, तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड हमारा ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ओरिजिन पर एनालिटिक भी नहीं होगा। फाइनली आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोची रीमान इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाई हुई है यहाँ पर ओरिजिन पर, लेकिन फंक्शन जो है ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल या एनालिटिक नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये दोनों पार्ट्स करने होते हैं। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम आपको मैंने बताई थी नेसेसरी कंडीशन, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच डेट द फंक्शन एफ जेड, एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2 XY प्लस आई इंटू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY, और ये फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन दिया है। एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो तो हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है एफ जेड, चूँकि आप जानते हैं कि एफ जेड जो है हमारा यू प्लस आई वी के बराबर होता है, तो कंपेरिजन कर लेंगे। यू की वैल्यू होगी हमारी रियल पार्ट और वी की वैल्यू होगी हमारी इमेजिनरी पार्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंपेयर करके लिख रखा है। अब चूंकि फंक्शन आपको एनालिटिक दिया है तो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक देन एफ जेड सेटिस्फाई कोची रीमान इक्वेशन। अगर एफ जेड एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। कोची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, यानी कि हमें u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली। u का जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा x के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 2xy का माइनस 2y। ऐसे ही जब v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, v का जब y के रेस्पेक्ट में आप करते हैं तो x कॉन्स्टेंट होगा, बी एक्स स्क्वायर का 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y और प्लस 2xy का y के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो 2x। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ से हमें ए और बी की कोई वैल्यू नहीं मिली है, लेकिन कंडीशन इक्वल है तो ये ट्रू है। दूसरी कंडीशन लेते हैं।
दूसरी कंडीशन होती है आपकी कोची रीमान इक्वेशन की डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, यू का वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे एक्स कांस्टेंट होगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, ए वाई स्क्वायर का होगा 2ay माइनस 2xy का होगा 2x इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो बी एक्स स्क्वायर का 2bx माइनस वाई स्क्वायर का 0 और प्लस 2y, ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशन की कंडीशन यूज करते हैं। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये होगा आपका 2ay माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2bx और माइनस 2y। दोनों तरफ से हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ से कंपेयर किया जाए तो x के कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो माइनस 2b की वैल्यू माइनस 2 के बराबर आएगी, यानी कि b की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ऐसे ही y के कोफिशिएंट से y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 2a की वैल्यू माइनस 2 होगी, जिससे कि आपको a की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फिर बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। सफिशिएंट कंडीशन एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या होती है? सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि अगर w इक्वल टू एफ जेड, जो कि हमारा u प्लस आई वी फंक्शन है, वहाँ पर यू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, वी एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, ये चारों के चारों डेरिवेटिव एक तो कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, ये सब चारों डेरिवेटिव क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। साथ ही साथ में कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब यू एक्स वी वाई के बराबर हो और यू वाई माइनस वी एक्स के बराबर हो। अगर कोई एफ जेड फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, चारों डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस और कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई, तो फंक्शन हमेशा एनालिटिक या डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई तो फंक्शन हमेशा क्या होगा? एनालिटिक या डिफरेंशिएबल होगा। और इस फॉर्मूले से आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू होता है एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बहुत ईजीली फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल 2019 के पेपर में भी आया था। प्रूफ डैट ई की पावर जेड इज एनालिटिक। ई की पावर जेड को हमें एनालिटिक प्रूफ करना है, तो जो फंक्शन दिया है उसको हम एफ जेड के इक्वल मान लेते हैं, है ना। अब अगर ये फंक्शन एफ जेड के इक्वल माना है तो आप जानते हैं कि एफ जेड को हम यू प्लस आई वी लिख सकते हैं, ई की पावर जेड को हम ई की पावर एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। इसको हम ई की पावर एक्स को अलग कर देंगे, ई की पावर आई वाई को अलग कर देंगे। इससे क्या होगा? u प्लस आई वी की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको, e की पावर x बाहर रहेगा, e की पावर i में फॉर्मूला लगा देंगे कोस y प्लस आई साइन वाई। आइलर फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये हमें मिलेगा। अब दोनों तरफ से अगर u की वैल्यू निकाले तो ये होगी u की वैल्यू, दोनों तरफ से कंपेयर करके अगर v की वैल्यू निकाले ये होगी हमारी v की वैल्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे ही होंगे। अब हमें करना क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है। जब x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस y कांस्टेंट होगा, e की पावर x का e की पावर x रहेगा। फिर u का हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट रहेगा, कोस y का हो जाएगा माइनस साइन y। इधर डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y तो कांस्टेंट होगा, e की पावर x का e की पावर x। फिर हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ई की पावर एक्स कांस्टेंट होगा, साइन वाई का कोस वाई हमारा डिफरेंशिएशन बनेगा। आप देख सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर है ना। और इन दोनों को अगर देखें तो डेल यू अपॉन डेल वाई यू इक्वल टू है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई यहाँ पर होती है। और साथ ही साथ में यू एक्स और वी एक्स जितने भी डेरिवेटिव हैं ये सभी के सभी हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यू एक्स और वी वाई, यू वाई एंड वी एक्स, ये चारों के चारों डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और साथ ही साथ में कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई भी होती है, तो फंक्शन हमेशा ये एनालिटिक होगा। डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने लगाया यहाँ पर एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई, आई डेल वी अपॉन डेल एक्स।
इन दोनों वैल्यू को हम ऊपर से रख देंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स कोस वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स साइन वाई। इसमें से अगर ई की पावर एक्स को बाहर लिया जाए तो ये बनेगा कोस वाई प्लस आई साइन वाई, जिसको हम ई की पावर आई वाई लिख सकते हैं। और दोनों को अगर पावर को कलेक्ट करें तो ई की पावर एक्स प्लस आई वाई बनेगा, एक्स प्लस आई वाई यानी कि ई की पावर जेड बनेगा। तो एफ डैश जेड जो हमारा डेरिवेटिव होता है ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन, वो ई की पावर जेड ही होता है। एज यूजुअल आप पहले से भी इसको जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर हमारा होता है 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, डिफाइन कोची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म में कोची रीमान इक्वेशन को हम देखते हैं तो डेल यू अपॉन डेल आर होता है 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के बराबर। डेल यू अपॉन डेल थीटा होता है माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर के बराबर। ये कोची रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में होती है। फिर हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कोई भी फंक्शन फाई है, वो फाई फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा यदि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लाप्लास इक्वेशन होती है डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाप्लास इक्वेशन होती है। अब अगर कोई फंक्शन एफ जेड है और वो एनालिटिक है, ठीक है, तो उसके जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट होते हैं यू वी, वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। हार्मोनिक होंगे तो लाप्लास इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई करेंगे। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0 होगा, और डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, और यू और वी दोनों के दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी कहलाते हैं। ठीक है, और अगर आपको यू रियल पार्ट गिवन है तो उससे आप इमेजनरी पार्ट यानी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी को भी फाइंड कर सकते हो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई टोटल डिफरेंशिएशन से। यहाँ पर हम कोची रीमान इक्वेशन को अगर यूज़ करें तो कोची रीमान इक्वेशन को यूज़ करके ये फॉर्मूला हमारा बनेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। दूसरी कंडीशन, अगर आपको इमेजनरी पार्ट v गिवन है तो इमेजनरी पार्ट v से आप इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u फाइंड कर सकते हैं बाय द टोटल डिफरेंशिएशन। डी यू इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। और अगर कोची रीमान इक्वेशन यूज कर दे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर आप डेल वी अपॉन डेल वाई रख सकते हैं, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर आप माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स रख सकते हैं। क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेटिस्फाई होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रूव डैट, ये फंक्शन आपको दिया है, इस फंक्शन को आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है और साथ ही साथ में इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v भी फाइंड करना है। तो फंक्शन को पहले हार्मोनिक दिखाने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है दो बार x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0 माइनस वाई का भी 0, क्योंकि y कॉन्स्टेंट होता है। दोबारा करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 2x का हो जाएगा 2। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 कॉन्स्टेंट है, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y और माइनस वाई का -1, और दोबारा करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो -2 आपको मिलेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर बहुत ईजिली आप देख सकते 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो u हमारा जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज़ की, डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये हमने डेफिनेशन यूज़ की। यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई हमने ऊपर निकाल रखा है। उन दोनों वैल्यू को रख देंगे ऊपर से। ऊपर हमने डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली है -2y + 1, तो इससे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y + 1 dx मिलेगा। और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर रखते हैं तो वो 2x होगी, तो 2x dy मिलेगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी कि ट्रिक इसकी ये होती है कि हमें एक्स वाई की कंबाइंड टर्म एक साथ रखनी होती है और जो सेपरेट टर्म है उनको अलग करना होता है। मल्टीप्लाई किया, अब एक्स वाई की जो कंबाइंड टर्म है वो हमारी यहाँ पर बनेगी 2y dx और x dy। एक तो ये और एक ये एक्स वाई की कंबाइंड टर्म है, इनको मैंने एक साथ लिखा, और जो x की सिंपली टर्म है उसको मैंने अलग लिखा। अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो dv इक्वल टू 2, ये डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स वाई का। करके देख लीजिए, x को एज इट इज़ y का dy
प्लस वाई को एज इट इज एक्स का डी एक्स। बाई पार्ट अगर रूल लगाते हैं एक्स वाई के डिफरेंशिएशन में, टोटल डिफरेंशिएशन में, तो आपको ये डिफरेंशिएशन मिलेगा और एक्स डी एक्स अलग रहेगा। बस इंटीग्रेशन कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, इधर वन का इंटीग्रेशन वी होगा, इधर टू डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट करके ये एक्स वाई मिलेगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट इसमें सी को हम ऐड कर देंगे। यही हमारा यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो होता है मिलनेस थॉम्सन मेथड। मिलनेस थॉम्सन मेथड से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब मिलनेस थॉम्सन मेथड में हमारे 4 केस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा ये होता है जब हमें रियल पार्ट यू गिवन हो, व्हेन रियल पार्ट यू इज गिवन, तब आप फर्स्ट केस अप्लाई करते हैं। अगर आपको रियल पार्ट यू गिवन है तो सबसे पहले उसमें हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है। उसको हम मान लेते हैं फाई वन एक्स वाई से, है ना। फिर इसमें हमें एक्स को जेड और वाई को जीरो रखना होता है। दूसरे स्टेप में हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में यू का डिफरेंशिएशन, उसको हम फाई टू एक्स वाई मानते हैं और फिर एक्स को जेड और वाई को जीरो रख के फाई टू जेड जीरो निकालते हैं। तीसरे स्टेप में एनालिटिक फंक्शन को बनाने का फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। इस फॉर्मूले को यूज करने पर आपका एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज दिस। रियल पार्ट मतलब यू की वैल्यू हमें ये गिवन है, जो कि मैंने लिखा है ना, लेट यू इक्वल टू दिस। रियल पार्ट आपको गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, यानी कि केस 1 का ये क्वेश्चन बनेगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर u का x के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करना है। u का x के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों आपके x के फंक्शन है, यहाँ पर भी x है जो कि ब्रैकेट के अंदर जाएगा और बाहर भी हमारा x है, दोनों के दोनों x के फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल अगर लगाते हैं तो e की पावर माइनस एक्स को एज इट इज, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y तो कांस्टेंट रहेगा, x का हो जाएगा 1 और माइनस वाई कोस वाई पूरी कांस्टेंट टर्म है, उसका होगा 0। फिर प्लस x साइन वाई माइनस वाई कोस वाई को एज इट इज रखेंगे, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ पर लगाया। अब इसको हम मान लेते हैं फाई वन एक्स वाई के बराबर से। अब इसमें हमें x को रखना होता है z और y को रखना होता है 0। यदि x को z और y को 0 रखे तो यहाँ से आपको मिलेगा e की पावर माइनस जेड, वाई को 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर मिलेगा e की पावर माइनस जेड, x को रखना है z, y को 0 रखने पर साइन 0 0 और ये आपका माइनस 0। तो सॉल्व करके टोटली आपको ये फाई वन जेड जीरो की वैल्यू 0 मिलेगी। सेम तरीके से हमने u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है ना, उसको हमने फाई टू एक्स वाई माना है ना। e की पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट रखा है y के रेस्पेक्ट में, जो कि बाहर है, और अंदर जो है x साइन y का x कोस y हो जाएगा, माइनस y कोस y का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कोस y को एज इट इज़ y का 1 और y को एज इट इज़ कोस y को एज इट इज़ y का 1 और फिर y को एज इट इज़ कोस y का माइनस साइन y। इसको दोबारा लिखता हूँ, e की पावर माइनस एक्स को एज इट इज वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है और x साइन वाई माइनस वाई कोस वाई का करेंगे बाई पार्ट। बाई पार्ट अगर करते हैं तो x को एज इट इज साइन वाई का कोस वाई माइनस वाई कोस वाई में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कोस वाई को एज इट इज रखा और y का 1 हो जाएगा, फिर y को एज इट इज रखेंगे और कोस वाई का होगा माइनस साइन वाई, तो ये प्लस के साइन वाई मिलेगा, जो कि हमने फाई टू एक्स वाई के बराबर माना। अब इसमें x को z y को 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस जेड और ये z इंटू कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, फिर माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर 0 रखने पर आपको 0 मिलेगा, यानी कि आपको e की पावर माइनस जेड जेड माइनस 1 वैल्यू मिलेगी फाई टू जेड जीरो की। फिर मिलनेस थॉम्सन मेथड का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी, है ना। यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे, फाई वन जेड जीरो की वैल्यू हमारी 0 है, माइनस आई फाई टू जेड जीरो की वैल्यू है हमारी e की पावर माइनस जेड जेड माइनस 1 और डी जेड प्लस सी। इसमें हम माइनस आई को बाहर कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन करना होगा e की पावर माइनस जेड जेड माइनस 1 डी जेड का प्लस सी। क्योंकि यहाँ पर z के 2 फंक्शन है ना,
ई की पावर माइनस जेड जेड माइनस वन, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, माइनस आई जेड माइनस वन को मानेंगे पहला फंक्शन, ई की पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन, फिर माइनस जेड माइनस वन का करेंगे डिफ्रेंसिएशन जो कि वन होगा, ई की पावर माइनस जेड का 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ई की पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर आपको ये मिलेगा प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई हम करें तो ये आपको मिलेगा इज इक्वल टू माइनस आई बाहर रहेगा, यहाँ से आपको मिलता है माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस जेड और माइनस ई की पावर माइनस जेड प्लस सी, तो ये पूरा कटेगा, ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा खाली बस, जो बाहर मल्टीप्लाई करके आपको प्लस वैल्यू देगा। तो यही हमारा एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन होगा। दूसरा केस इसमें होता है जब आपको इमेजिनरी पार्ट v गिवन होता है। इमेजिनरी पार्ट v गिवन है तो पहले हमें v का, ये बात इंपॉर्टेंट है, v का हमें y के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करना होता है, जिसको हम साइन वन एक्स वाई मानते हैं, फिर x को z y को जीरो रख के साइन वन जेड जीरो की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर हमें v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, जिसको साइन टू एक्स वाई मानना है, x को z y को जीरो रख करके साइन टू जेड जीरो की वैल्यू निकालनी होती है। फिर लास्ट में आपको एनालिटिक फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है मिलनेस थॉमसन का, वो लगाना है, साइन वन जेड जीरो प्लस आई साइन टू जेड जीरो, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और एफ जेड फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, प्रूव डैट वी फंक्शन दिया है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, इसका मतलब केस सेकंड का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको प्रूव करने हार्मोनिक है, साथ ही साथ में हमें इसका एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना है बाय द मिलनेस थॉमसन मेथड से, है ना। तो v आपको जो दिया है ई की पावर एक्स साइन वाई, पहले उसका y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर x कांस्टेंट होगा, साइन y का कोस y, फिर y का दोबारा करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ई की पावर x कांस्टेंट होगा और कोस y का माइनस साइन y हमारा बन जाएगा। फिर v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो को साइन y तो हमारा कांस्टेंट होगा और ई की पावर x का ई की पावर x होगा। फिर x के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो साइन y कांस्टेंट होगा, ई की पावर x का ई की पावर x होगा। इसको हम मान लेते हैं साइन वन एक्स वाई, इक्वेशन नंबर वन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन टू का, इसको हम मान लेते हैं साइन टू एक्स वाई अकॉर्डिंग टू रूल, इक्वेशन थ्री का नाम देंगे, इसको हम इक्वेशन फोर का नाम देंगे। अब अगर आप टू और फोर को ऐड करें, एडिंग 2 and 4, तो आपको डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो ई की पावर एक्स साइन वाई माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, जो कि कटने पर आपको जीरो वैल्यू देगी। और इसका मतलब यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो वी फंक्शन जो है वो हमारा हार्मोनिक है, वी इज हार्मोनिक। अब हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन वन में हमने साइन वन जेड जीरो निकाला है, तो साइन वन जेड जीरो से हम क्या, साइन वन एक्स वाई माना है हमने इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन को हमने हाईलाइट कर देता हूँ, इक्वेशन थ्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू रूल। डेल वी अपॉन डेल वाई को हम साइन वन मानते हैं और डेल वी अपॉन डेल एक्स को हमेशा हम साइन टू मानते हैं। अब इसमें हम एक्स को जेड रखेंगे, वाई को जीरो, तो साइन वन फ्रॉम वन एंड थ्री, फ्रॉम वन एंड थ्री, एक और तीन इक्वेशन को यूज करें तो साइन वन जेड जीरो निकलेगा, यानी कि साइन वन जेड जीरो हमें एक्स को जेड रखना होगा और वाई को हमें जीरो रखना होगा, को जीरो, जो कि सॉल्व करके ई की पावर जेड आपको मिलेगा। ऐसे ही साइन टू जेड जीरो निकालेंगे, साइन टू जेड जीरो इक्वेशन थ्री से एक्स को जेड रखना होगा और वाई को जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है तो आपको कम्प्लीटली जीरो वैल्यू देगा। फिर हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वन जेड जीरो प्लस आई साइन टू जेड जीरो और डी जेड प्लस सी। साइन वन जेड जीरो की वैल्यू ई की पावर जेड और ये वैल्यू जीरो है तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस सी ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड। तो ये हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये मिलनेस थॉमसन मेथड का दो केस होते हैं, एक में रियल पार्ट यू गिवन हो, एक में इमेजिनरी पार्ट वी गिवन हो। केस थ्री और केस फोर में केस वन और केस टू का ही यूज होता है,
ठीक है, उसका मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा, लेकिन वर्किंग रूल बताता हूँ कि किस तरीके से आप उसमें केस 1 और केस 2 को यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो एफ जेड फंक्शन है वो हमारा u प्लस आई वी के बराबर होता है। दोनों तरफ अगर i की मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा आई एफ जेड और इधर होगा आई यू माइनस आई स्क्वायर वी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है तो एफ जेड में आई एफ जेड ऐड हो जाएगा और इधर u प्लस आई वी में आई यू माइनस वी ऐड हो जाएगा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट हमारा u माइनस वी बनेगा, एक साथ लिखा। इमेजिनरी पार्ट i कॉमन लेंगे u प्लस वी हो जाएगा और इधर एफ जेड कॉमन लेने पर 1 प्लस आई एफ जेड आपको मिलेगा। इसको हम नाम रखते हैं कैपिटल जी जेड का, इसको हम नाम रखते हैं कैपिटल यू का, इसको हम नाम रखते हैं कैपिटल वी का। ठीक है, ये वर्किंग रूल हमें केस 3 केस 4 में लिखना ही होता है। ये हमने लिख दिया वेयर जी जेड को हमने माना है 1 प्लस आई एफ जेड और कैपिटल यू हमारा यहाँ पर है u माइनस वी और कैपिटल वी हमारा यहाँ पर है u प्लस वी। आप देख सकते हैं कि ये जो जी जेड फंक्शन हमने नया फंक्शन बनाया है जिसकी वैल्यू 1 प्लस आई एफ जेड है, u इसका रियल पार्ट है और v इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो केस 3 में हमें क्या दिया होता है, केस 3 में हमें u माइनस वी की वैल्यू गिवन होती है। u माइनस वी जो कि इस जी जेड फंक्शन का रियल पार्ट है। ठीक है, जी जेड फंक्शन का रियल पार्ट है तो जी जेड फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर केस 1 को यूज़ करना होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एफ जेड की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, जी जेड की वैल्यू बाद में हम पुट कर देते हैं। और अगर आपको u प्लस वी फंक्शन दिया है तो आपको इसका मतलब इस जी जेड फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है, यानी कि हम क्या करेंगे जी जेड फंक्शन के लिए केस 2 यूज़ कर देंगे। तो केस 3 और केस 4 में एक्चुअली ये जो केस 1 और केस 2 है वही यूज होते हैं, लेकिन जी जेड के लिए होते हैं और कैपिटल यू और कैपिटल वी में चलते हैं। एग्जाम्पल्स आपके बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस ये एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में आपको लिखना होता है कि किस तरीके से जी जेड कैपिटल यू कैपिटल वी हमारा बनता है। फिर इसमें आते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस पर। ट्रांसफॉर्मेशंस आप जानते हैं कि हम डब्लू और जेड प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मैपिंग करते हैं, जिसमें जेड प्लेन के पॉइंटों की इमेज हम डब्लू प्लेन के पॉइंटों के इमेज से लेते हैं, है ना। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग की बात करें तो कन्फर्मल मैपिंग की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई इस तरीके का कर्व है जो कि जेड प्लेन में बना हुआ है, एक को हमने नाम दिया C1 का, एक को हमने नाम दिया C2 का, इनके बीच में एंगल है आपका कोई अल्फा एंगल है इनके बीच में P पॉइंट पर बनने वाला। फिर हमने इसकी जो इमेज निकाली कुछ इस तरीके से आपको इमेज मिली है ना, W इक्वल टू एफ जेड फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर। और ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर ये जो इमेज मिली है इस तरीके से कर्व मिला कि ये हमारा C1 डैश हो गया और ये हमारा C2 डैश हो गया। लेकिन C1 डैश C2 डैश जो हुआ है, जो एंगल हमारा P पॉइंट पर था वो यहाँ पर P डैश पॉइंट पर वो एंगल सेम रहता है। ठीक है, और यही हमारी डेफिनेशन डिफाइन करेगा कन्फर्मल मैपिंग को। यदि जेड प्लेन में जो कर्व बने हैं आपके उनके इंटरसेक्टिंग जो एंगल है, ठीक है, वो हमारा, और जो हमारा डब्लू प्लेन में कर्व बना है उनके बीच में जो एंगल है P डैश पॉइंट पर, वो एंगल दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। डायरेक्शन मतलब अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं और आपको C2 कर्व पहले मिलता है तो इधर भी आपको C2 कर्व ही पहले मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा जो है हमारा ये मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी सेम होता है तब हम मैपिंग को कन्फर्मल मैपिंग कहते हैं। और उसमें कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है ट्रांसलेशन, जो कि W इक्वल टू जेड प्लस अल्फा की फॉर्म में होती है। दूसरी होती है रोटेशन, W इक्वल टू जेड इंटू ई की पावर आई अल्फा की फॉर्म में होती है। मैग्नीफिकेशन W इक्वल टू अल्फा जेड की फॉर्म में होती है। इन्वर्जन W इक्वल टू 1/z की फॉर्म में होती है। और जिनसे आपका 2 नंबर का एक इमेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जिसको आप डिटेल में जा करके वीडियोज़ में देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का एक ही मतलब होता है। इसमें हम जो क्वेश्चन हमारा बनता है उसमें 3 पॉइंट जेड प्लेन के दिए होंगे, 3 पॉइंट डब्लू प्लेन के दिए होंगे और आपको उन दोनों से दोनों जेड प्लेन और डब्लू प्लेन के पॉइंटों से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, जिसका फॉर्मूला हमारा ट्रिक से बनता है। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, Z1 Z2 Z3 जो कि जेड प्लेन के पॉइंट होंगे,
इंटू 3 पॉइंट्स W1 W2 W3 जो कि W प्लेन के पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इन 3 पॉइंटों की मैपिंग हुई है Z1 Z2 Z3 की W1 W2 W3 पर, और इनसे हमें बाइलीनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। ट्रिक होती है हमारी 13/24 वाली। कैसे बनती है? जैसे कि आपके पास ये 3 पॉइंट है W1 W2 W3, तो हमने स्टार्टिंग में एक W पॉइंट अपनी तरफ से इन्वॉल्व कराया, फिर इनका साइक्लिक डिफरेंस निकालना है। W में से W1 घटाया, W1 में से W2 घटाया, W2 में से W3 घटाया, और फाइनली W3 में से W4 घटाया। फाइनली हमने W3 में से W घटाया, W घटाए लास्ट वाला, सॉरी W3 में से W घटे, इसको दोबारा बताता हूँ। तो W1 W2 W3 पॉइंट हमें गिवन होंगे, W हमने इसमें इन्वॉल्व कराया, तो हमें साइक्लिक डिफरेंस निकालना है। W माइनस W1, फिर W1 माइनस W2, फिर W2 माइनस W3, और फाइनली आपको मिलेगा W3 माइनस W, क्योंकि आपका स्टार्टिंग बार आ जाएगा पॉइंट W। तो हमने इसको नाम दिया 1 का, इसको नाम दिया 2 का, इसको नाम दिया 3 का, इसको नाम दिया 4 का। ये पोजीशन हमने इनकी रखी 1 2 3 4। तो इन पोजीशन से ही हम यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है 13/24, यानी कि जो 1 पोजीशन पर है वो W माइनस W1, जो 3 पोजीशन पर है वो W2 माइनस W3, जो 2 पोजीशन पर है वो W1 माइनस W2, और जो 4th पोजीशन पर है वो W3 माइनस W। तो ये हमारा W में एक तरफ का क्रॉस रेशियो बन जाएगा। अब राइट साइड में लिखने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जहाँ जहाँ पर आपने W लिखा है उसको Z से लिख दीजिए, Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2, और ये Z3 माइनस Z। तो ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाया, यही मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम 3 पॉइंट Z के और 3 पॉइंट W के लेकर के इसको इजीली बना सकते हैं, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इस ट्रिक से आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला याद नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी बच्चे करते हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से खेलेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ईजिली क्वेश्चन में आप इसको यूज भी कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आपके Z के 0 -1 I, और W के 3 पॉइंट है I 0 इन्फिनिटी। इनके लिए आपको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, और फिर साथ ही साथ में इमेज भी निकालनी है यूनिट सर्किल मोड Z = 1 की। तो जो तीनों पॉइंट है तीनों को नाम रख देते हैं। Z1 के पॉइंट, Z के जो पॉइंट है पहले पॉइंट को Z1 रखा नाम, Z2 हमने -1 को रखा, Z3 हमने I को दिया। ऐसे ही जो W के पॉइंट है, W1 हमने I माना, W2 हमने 0 माना, W3 हमने इन्फिनिटी माना, इक्वेशन 1 हमने डाल दी। फिर जो मैंने फॉर्मूला आपको 13/24 वाली ट्रिक से कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है, वो फॉर्मूला आपको लिखना होता है, और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करनी है। बहुत ही ईजी टॉपिक माना जाता है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आप ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज़ कर देंगे। फॉर्मूला मैंने ऊपर बनाना सिखाया, उसी ट्रिक से आपको फॉर्मूला लिखना है। तो ये होगा W माइनस W1 यानी कि I, W2 माइनस W3 यानी कि 0 माइनस इन्फिनिटी, और W1 माइनस W2 यानी कि I माइनस 0, W3 माइनस W यानी कि इन्फिनिटी माइनस W। W3 माइनस W यानी कि इन्फिनिटी माइनस W, यस, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम Z1 Z2 Z3 की वैल्यू रखेंगे, Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और Z3 माइनस Z यानी कि Z3 I माइनस Z। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में जो आपकी कर्व की इक्वेशन है, इसमें हमने W1 W2 W3 इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, जिससे कि आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये W माइनस I अपॉन I को अलग लिख देंगे, और 0 माइनस इन्फिनिटी और अपॉन में इन्फिनिटी माइनस W, इसको हम अलग लिखेंगे। जो इन्फिनिटी वाली टर्म होती है उसको एक पेयर में लिखना होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके बाद इधर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस Z बन जाएगा बाहर, 1 प्लस I बचेगा, और अपॉन में I माइनस Z बचेगा, जिसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अभी जो इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना होता है, तो इन्फिनिटी माइनस 0
और इन्फिनिटी माइनस डब्लू की वैल्यू मैंने उठाई। इसमें हम करते क्या है, जहाँ पर इन्फिनिटी है उसको हम n से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ पर इन्फिनिटी है उसको हम n से रिप्लेस कर देंगे और n को ले जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, है ना। अब ऊपर नीचे से n को कॉमन लेकर के काट देंगे तो आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 अपॉन 1 माइनस डब्लू अपॉन एन। एन को इन्फिनिटी रखने पर -1 अपॉन 1 माइनस 0 मिलेगा, क्योंकि डब्लू अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0 होगा। सॉल्व करके -1 आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में हमने इसकी वैल्यू -1 पुट की और सिंप्लीफाई इसको करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i माइनस जेड इधर मल्टीप्लाई करेगा w माइनस आई के साथ, ये जो i है ये इधर मल्टीप्लाई करेगा z इंटू 1 प्लस आई के साथ, जिसको सॉल्व करके आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा w इंटू आई माइनस डब्लू इंटू जेड, फिर माइनस आई स्क्वायर प्लस आई जेड इक्वल टू में आई जेड प्लस आई स्क्वायर जेड। आई जेड से आई जेड कट जाएगा। जहाँ जहाँ पर आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम रख देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 होगा, इक्वल टू में ये आपको माइनस जेड देगा, जिसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए, क्योंकि हमें w इक्वल टू एफ जेड फंक्शन बनाना है तो w की टर्म को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी टर्म को एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, इससे आपको w की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस जेड अपॉन जेड माइनस आई। यही हमारी रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में कैलकुलेशन का बहुत स्पेशली ध्यान रखें। अब चूंकि यहाँ पर आपको इमेज भी पूछी गई थी, तो इस इक्वेशन से जो इक्वेशन हमने 4 बनाई है, इक्वेशन 4 से अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। अगर z की वैल्यू निकालें तो z की टर्म को एक तरफ करना होगा, तो ये z और माइनस डब्लू जेड एक साइड हो जाएगा, माइनस जेड प्लस डब्लू जेड को एक साइड कर लेंगे और ये इधर मिलेगा आपको आई डब्लू प्लस 1। इससे अगर आप z की वैल्यू निकालते हैं तो z की वैल्यू आएगी आई डब्लू प्लस 1 अपॉन डब्लू माइनस 1। अब चूंकि हमें इमेज निकालनी है तो ये z की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना। इसके लिए इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है ये। अब यहाँ पर जो हमें इमेज निकालनी, यूनिट सर्किल की निकालनी है, मोड z इक्वल टू 1 की, तो z की वैल्यू पुट कर देंगे आई डब्लू प्लस 1 अपॉन डब्लू माइनस 1। इसको हम सॉल्व करें तो ये आई डब्लू प्लस 1 इक्वल टू डब्लू माइनस 1 बन जाएगा और w की वैल्यू रख देंगे i इंटू यू प्लस आई वी प्लस 1। w की वैल्यू रख देंगे u प्लस आई वी माइनस 1। ये सॉल्व करके मिलेगा आई यू माइनस आई स्क्वायर वी प्लस 1 इक्वल टू यू माइनस 1 प्लस आई वी। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर ये आपको मिलेगा 1 माइनस वी और प्लस आई वी आई यू इक्वल टू यू माइनस 1 प्लस आई वी। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। मॉडुलस आपको कहता है कि अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इधर भी हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इधर सॉल्व करेंगे, जो कटेगा काट देंगे, ये सब चीज़ें हमारी कट जाएगी। यहाँ से आपको मिलेगा -2v इक्वल टू -2u, जिसको सॉल्व करके v की वैल्यू आएगी u। यही हमारी रिक्वायर्ड इमेज होगी फॉर द यूनिट सर्किल। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया मॉड्यूल 4 का रिवीजन। मॉड्यूल 4 में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं, सभी डेफिनेशंस और एक एक एग्जांपल से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। इसी तरीके से आपको अगर डिटेल में देखना है लेक्चर तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सभी मॉड्यूल्स वाइज आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। एक मॉड्यूल और बचा है, उसकी वीडियो